नमस्कार। मशीन लर्निंग ये शब्द तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एक्सपर्ट के लेक्चर की सबसे जरूरी बातें लेंगे और उन्हें एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं प्रोफेसर जॉन हल। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है, मतलब अपने फील्ड के दिग्गज। अब जरा सोचिए, 30 साल तक एक चीज में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस मशीन लर्निंग पर शिफ्ट कर दिया। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये चीज कितनी बड़ी और जरूरी होने वाली है। तो सबसे पहली बात यह समझना बहुत जरूरी है कि मशीन लर्निंग कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स तो इसे एक पूरी की पूरी नई औद्योगिक क्रांति, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह रहे हैं। यह हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव है। जरा देखिए कि हम कहां से कहां आ गए हैं। सफर शुरू हुआ था भाप के इंजन से, फिर आई बिजली, फिर आए कंप्यूटर्स, और आज हम एआई और मशीन लर्निंग के जमाने में जी रहे हैं। ये इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ है। अच्छा, तो सवाल यह है कि पिछली क्रांति और इस वाली में फर्क क्या है? देखिए, पिछली क्रांति थी ऑटोमेशन की, मतलब हम कंप्यूटर को बताते थे कि क्या करना है। जैसे एक लोन ऑफिसर के सारे नियम प्रोग्राम में डाल दिए, हो गया काम। लेकिन ये जो नई क्रांति है ना, ये सीखने की है। यहां हम कंप्यूटर को नियम नहीं बल्कि ढेर सारा डेटा देते हैं, और कंप्यूटर उस डेटा से खुद सीखता है कि सबसे अच्छे नियम क्या होने चाहिए। और सबसे मजेदार बात, वो वक्त के साथ खुद को और बेहतर बनाता जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मशीन लर्निंग कितनी बड़ी चीज है, तो सवाल उठता है कि ये पुराने तरीकों से इतनी अलग क्यों है। चलिए इसके सबसे बुनियादी आइडिया को पकड़ते हैं। ये सोचने के तरीके में ही एक जबरदस्त बदलाव है। देखिए, पहले क्या होता था, हम पहले एक थ्योरी बनाते थे, एक हाइपोथेसिस, और फिर उस थ्योरी को सही या गलत साबित करने के लिए डेटा इकट्ठा करते थे। लेकिन मशीन लर्निंग में सब कुछ उल्टा है। यहां हम पहले मशीन को सारा डेटा देते हैं और कहते हैं, तुम ही बताओ इस डेटा में क्या पैटर्न्स हैं, क्या रिश्ते हैं। मतलब यहां डेटा ही बॉस है, हमारी पहले से बनी बनाई धारणाएं नहीं। एक और बात, मशीन लर्निंग कोई एक चीज नहीं है। इसे एक टूलकिट की तरह समझिए। जैसे एक मैकेनिक के पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार होते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग में भी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके हैं। चलिए इसके 3 सबसे कॉमन टाइप देखते हैं। ठीक है, तो पहला है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स या ग्रुप्स को ढूंढता है। जैसे सारे कस्टमर्स को उनके शॉपिंग बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। फिर आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये लेबल किए हुए डेटा से सीखता है ताकि भविष्य का अंदाजा लगा सके। जैसे पुराने घरों की कीमत और उनके फीचर्स देखकर नए घर की कीमत बताना। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये ट्राई एंड एरर से सीखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेम खेलना सीखता है। हर सही चाल पर इनाम, गलत पर सबक, जैसे एआई का शतरंज का चैंपियन बन जाना। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक बहुत जरूरी चीज होती है। हम पूरे डेटा को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते। उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट। पर ऐसा करते क्यों हैं? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए, जिसे ओवरफिटिंग कहते हैं। ओवरफिटिंग का मतलब है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को रट लेता है, बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह जो सवाल जवाब रटकर एग्जाम देने जाता है, लेकिन अगर सवाल जरा सा भी घूम कर आ जाए तो वो जवाब नहीं दे पाता। हमें रट्टू तोता नहीं, एक समझदार मॉडल चाहिए। तो इस टूलकिट में सबसे पावरफुल औजार कौन सा है? वो है न्यूरल नेटवर्क। आज हम जितने भी एआई के कमाल देख रहे हैं ना, उनमें से ज्यादातर के पीछे यही टेक्नोलॉजी है। एक न्यूरल नेटवर्क को आप एक आर्टिफिशियल दिमाग की तरह सोच सकते हैं। इसकी कई परतें होती हैं। पहली इनपुट लेयर, जो सारा डेटा अंदर लेती है। फिर बीच में आती हैं हिडन लेयर्स। असली जादू यहीं होता है। ये परतें जानकारी को कई स्टेज में प्रोसेस करती हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न ढूंढती हैं। और आखिर में आती है आउटपुट लेयर, जो फाइनल जवाब देती है, जैसे लोन अप्रूव होगा या नहीं। तो इन सारी लेयर्स का फायदा क्या है? एक शब्द में कहूं तो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन। एक सिंपल सा फॉर्मूला बस एक सीधी लाइन में सोच सकता है। लेकिन ये जो मल्टीलेयर स्ट्रक्चर है ना, ये न्यूरल नेटवर्क को दुनिया की कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की ताकत देता है। वो सीधी सपाट चीजों तक ही सीमित नहीं रहता। यही इसका असली सुपर पावर है। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। और इसके लिए हम चलेंगे सीधे वॉल स्ट्रीट, जहां प्रोफेसर हल ने अपने रिसर्च में इन टूल्स का इस्तेमाल किया। ये नंबर देखिए, 60%। ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है। ये एक फाइनेंशियल मॉडल की परफॉर्मेंस में आया एक जबरदस्त उछाल है।
और ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग की वजह से। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? तो ये रही पूरी कहानी। देखिए, उनका जो पहला मशीन लर्निंग मॉडल था उसने भी करीब 11% का इंप्रूवमेंट दिखाया, जो अच्छा था। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ विक्स इंडेक्स। इसे मार्केट का फियर इंडेक्स या डर का मीटर भी कहते हैं। जैसे ही उन्होंने इस एक डेटा पॉइंट को अपने मॉडल में जोड़ा, परफॉर्मेंस में सीधे 60% का और उछाला गया। कमाल है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि मशीन ने खुद ब खुद एक बहुत गहरी चीज सीखी। उसने ये समझा कि मार्केट का उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो उसका बर्ताव अलग होता है, और जब शांति होती है तो अलग। ये एक ऐसी बारीक समझ है जो शायद इंसानी नज़र से छूट भी सकती थी। और ये तो बस एक उदाहरण है। फाइनेंस की दुनिया में इसके और भी ज़बरदस्त इस्तेमाल हैं। जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डील्स की कीमत मिनटों के बजाय सेकंडों में निकालना, या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करके ज़्यादा स्मार्ट तरीके से हेजिंग करना, जिससे काफ़ी पैसे बचते हैं। और ऐसे मजबूत मॉडल बनाना जो मार्केट के बड़े से बड़े तूफान में भी सही से काम करते रहें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। अगर मशीनें फाइनेंशियल मार्केट जैसी जटिल और उलझी हुई चीज़ को सीख सकती हैं और उसमें नेविगेट कर सकती हैं, तो ज़रा सोचिए कि वो अगली कौन सी बड़ी मुश्किल को हल करेंगी। क्या वो नई दवाएं खोजने में हमारी मदद करेंगी, या क्लाइमेट चेंज का कोई हल निकालेंगी? संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं।